बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबारियों से कुछ अजीबोगरीब काम करने कहते रहते थे और न कर पाने पर बहुत नाराज हुआ करते थे। एक दिन भरे दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसा चित्र बनाओ जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं। बीरबल को चित्रकारी नहीं आती थी। वह अकबर से बोला, हुजूर, मैं तो आपका मंत्री हूं, मैं कैसे चित्र बना सकता हूं? मुझे तो चित्रकारी आती ही नहीं है। बीरबल के जवाब पर अकबर नाराज होते हुए बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम्हें हर हाल में मेरा हुक्म मानना होगा। यदि एक सप्ताह के अंदर तुम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर चित्र बनाकर नहीं लाए तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। मरता क्या न करता। बीरबल को अकबर का हुक्म मानना ही पड़ा। वह घर लौट आया और सोचने लगा कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही गया। फिर वह एक सप्ताह तक आराम से घर पर रहा। एक सप्ताह बाद जब वह अकबर के दरबार में गया तो साथ में एक चित्र भी लेकर गया। वह चित्र उसने एक कपड़े से ढक रखा था। अकबर बीरबल को देखकर खुश हो गए कि उसने उनका हुक्म माना है, लेकिन जैसे ही उन्होंने चित्र के ऊपर से कपड़ा हटाया उनका चेहरा उतर गया। दरबारी भी हैरान हो गए कि एक पल में बादशाह की खुशी कहाँ गायब हो गई। सबने बीरबल के द्वारा लाए चित्र को देखा। उसमें एक कोरा कागज भर था जिसमें चित्र का कोई नामो निशान नहीं था। आगबबूला होते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल बोला, हुजूर, आपका हुक्म बजाकर लाया हूँ। अपनी कल्पना शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर मैंने ये चित्र बनाया है। ये कोई चित्र है? क्या बनाया है तुमने? अकबर अब भी गुस्से में थे। हुजूर, ये घास खाती गाय का चित्र है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया। लेकिन इसमें तो न गाय नजर आ रही है, नहीं घास। हुजूर, जैसे मैंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया है वैसे आप भी कीजिए। इस चित्र में घास नहीं है क्योंकि घास गाय खा चुकी है, लेकिन गाय भी तो नहीं है। हुजूर, घास खाने के बाद भला गाय यहाँ क्या करेगी? वह भी चली गई है। बीरबल मासूमियत से बोल। ये सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े और उनका गुस्सा काफूर हो गया। उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए पुरस्कृत किया। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर अपने साम्राज्य की उन्नति और विकास के लिए पूरे देश में चर्चित में थे। बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों की तारीफ तो पूरे देश में हो रही थी। उसी समय तुर्किस्तान के बादशाह को बादशाह अकबर की प्रसिद्धि से जलन हो रही थी। तुर्किस्तान के बादशाह ने बादशाह अकबर को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने कुछ दूतों और सिपाहियों को एक संदेश पत्र देकर बादशाह अकबर के दरबार में भेजा। तुर्किस्तान के बादशाह ने संदेश में लिखा था, बादशाह अकबर, मैंने आपके साम्राज्य को लेकर एक रोचक बात सुनी है। आपके साम्राज्य में भारत का एक ऐसा पेड़ है जिसके मात्र पत्ते के सेवन से लोगों के उम्र में बढ़ोतरी होती है। यदि यह बात तनिक भी सत्य हो तो वह अद्भुत पेड़ के कुछ पत्ते हमारे लिए भी अवश्य भिजवाएं। आपका मित्र। तुर्किस्तान बादशाह। बादशाह अकबर तुर्किस्तान के बादशाह का संदेश पढ़ने के बाद अत्यंत चिंतित हो गए। बादशाह अकबर ने अपने सभी दरबारियों और बीरबल से तुर्किस्तान के बादशाह के संदेश को लेकर चर्चा की। सभी दरबारी और बादशाह अकबर अत्यंत चिंतित हो गए। किसी को भी कोई सुझाव न मिला। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप सभी दूतों और सिपाहियों को एक किले में बंद करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। कुछ दिनों के बाद बादशाह अकबर और बीरबल तुर्किस्तान से आए दूतों और सिपाहियों से मिलते हैं। दूतों और सिपाहियों को बादशाह अकबर और बीरबल को देखकर लगता है कि अब वह अपने घर जा सकेंगे।
बादशाह अकबर और बीरबल तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों से कहते हैं कि तुम्हारे बादशाह ने जिस अद्भुत वस्तु की मांग की है वह तुम लोगों को तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि इस किले का एक भी ईंट ना गिर जाए। जैसे ही इस किले की एक भी ईंट गिरी तुम लोगों को तुर्किस्तान भेज दिया जाएगा, लेकिन तब तक तुम लोगों को यही बंद होकर रहना पड़ेगा। तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारे जरूरत का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बादशाह अकबर और बीरबल इतना कहकर वहां से चले गए। कैद में बंद तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों को अब अत्यंत चिंताओं ने घेर लिया। उन्हें अब मुक्ति के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। तब उन्होंने अपने अपने भगवान को याद किया। उन्होंने अपने भविष्य के लिए अपने भगवान काफी प्रार्थनाएं की। भगवान तो बहुत ही दयालु और कृपालु होते हैं। भगवान ने तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों की प्रार्थना को सुना। कुछ दिनों के बाद वहां जोरदार भूकंप आया। किले का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जब यह बात बादशाह अकबर और बीरबल ने सुनी तो तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों को राज दरबार में बुलाया गया। बादशाह अकबर ने कहा, तुम लोगों को अपने बादशाह का संदेश पता ही होगा। अब तुम लोगों ने उसका जवाब भी जान लिया होगा। यदि नहीं तो ध्यान से सुनो और अपने बादशाह को भी बताना। बादशाह अकबर ने कहा, तुम लोगों की संख्या केवल 100 है। फिर भी तुम लोगों के आह से किला गिर गया। तुर्किस्तान के बादशाह तो कई हजार लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। कैसे वहां के बादशाह की उम्र बढ़ सकती है? तुर्किस्तान के बादशाह की उम्र तो दिन प्रतिदिन कम हो रही है। उनके अत्याचारों से कई हजार लोगों की आह से उनका शीघ्र ही पतन होगा। बादशाह अकबर कहते हैं, हम अपने साम्राज्य में कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते। हम अपने प्रजा का भरण पोषण और उनके सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। अपने साम्राज्य के प्रजा को अच्छे से भरण पोषण करने और उनके सुरक्षा करना ही आयुवर्धक पेड़ है। बाकी सब बेकार की बातें हैं। बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों को उनके संदेश का अद्भुत जवाब दिया। तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों ने अपने देश जाने की इजाजत बादशाह अकबर से ली और वे सभी बादशाह अकबर के दरबार से चले गए। बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों को रास्ते के लिए खाना और कुछ मुद्राएं भी दी। जब तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों अपने बादशाह के दरबार में गए तो उन दूतों और सिपाहियों ने अपने बादशाह को आयुवर्धक पेड़ की विशेषता के साथ साथ अद्भुत सीख भी बताई। तुर्किस्तान के बादशाह ने बादशाह अकबर की शिक्षा से सीख ली और अपने साम्राज्य में प्रजा की सुरक्षा और भरण पोषण पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तुर्किस्तान के बादशाह ने बादशाह अकबर को धन्यवाद भी दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। दो मित्र थे, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल गरीब और सीधा साधा आम आदमी था, जबकि श्यामलाल लालची और बेईमान। फिर दोनों में दोस्ती थी। एक बार रामलाल को प्रदेश जाना पड़ा। वह सारा सामान, कीमती सामान श्यामलाल के पास रख गया ताकि सुरक्षित रहे। वर्ष भर बाद वह वापस आया और श्यामलाल से अपना सामान मांगा, मगर बेईमान श्यामलाल में लालच में आकर सामान देने साफ इनकार कर दिया। रामलाल ने इसकी बड़ी मिन्नत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में दुखी होकर श्यामलाल के खिलाफ शिकायत करने के लिए रामलाल बीरबल के पास पहुंचे और बीरबल को सारी बात सुनाई। बीरबल ने सारी बातों को ध्यान से सुना
और एक सलाह दी। बीरबल ने रामलाल से कहा कि तुम 2 दिन बाद जाकर अपना सामान मांगना, अगर नहीं दे तो उसे धमकाना कि मैं दीवान जी के पास जा रहा हूँ। रामलाल बेचारा अपने घर चला गया। बीरबल ने सोच विचार कर सेवक से कहकर श्यामलाल को बुलाया। बीरबल ने उसकी अच्छी आवभगत की, फिर उसे कहा, श्यामलाल जी जहांपनाह एक नई अदालत खुलवाना चाहते हैं जहां हिंदुओं के मुकदमे सुने जाएंगे। बादशाह ने मुझे उस अदालत का न्यायाधीश चुनने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। काफी सोचने और विचारने के बाद मैंने सोचा है कि क्यों न तुम्हारा नाम बादशाह को सुझाऊं। श्यामलाल बहुत खुश हुआ और बोला, बीरबल जी आपने बिल्कुल ठीक किया है, मैं तो आपको ही अपना आदर्श मानता हूँ, इसलिए पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। ठीक है श्यामलाल जी, अब हमने आपकी इच्छा जान ली है, अब इसके बारे में हम बादशाह से बात करेंगे। ऐसा बीरबल ने कहा। अब तुम जाओ। श्यामलाल खुशी खुशी वापस गया और सोचने लगा, अगर मैं शहर का काजी बन गया तो मजा ही आ जाएगा। श्यामलाल घर पहुंचा ही था कि फिर रामलाल आ धमका। उसने फिर सामान का तगादा किया। श्यामलाल ने फिर उसे मना कर दिया। रामलाल ने बीरबल के कहे अनुसार उसे धमकाया कि अगर अभी मुझे सामान नहीं देते हो तो मैं दीवान जी के पास चला जाऊंगा। दीवान जी मतलब बीरबल, आप पढ़ रहे हैं अकबर बीरबल की हिंदी कहानियां। ये कहकर रामलाल लौटने ही वाला था कि श्यामलाल ने लपक कर उसके पैर पकड़ लिए। अरे अरे यार, क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, ले अपना सारा सामान ले जा। फिर श्यामलाल ने उसे अपना सारा सामान दे दिया। दरअसल श्यामलाल ने सोच लिया कि अगर रामलाल बीरबल के पास गया तो मेरा काजी का पद तो गया। कुछ दिनों तक श्यामलाल बीरबल के बुलावे का इंतजार करता रहा, लेकिन बुलावा नहीं आने पर वह खुद ही जा पहुंचा और पूछा, मैं काजी न्यायाधीश कब बनूंगा? बीरबल बोले, किसी बेईमान को न्यायाधीश बनाने से अच्छा न्यायालय खोला ही न जाए। दोस्त के साथ बेईमानी करने वाला क्या काजी बन सकता है? बेईमान को काजी नहीं बनाया जा सकता। श्यामलाल का सिर शर्म से झुक गया। इस अकबर बीरबल के किस्से से हमने क्या सीखा? कपट और लालच किसी भी तरह से हमको ऊपर नहीं उठने देता, बल्कि और गिराता है। एक बार अकबर के एक दरबारी एक शाही नाई के पास दाढ़ी बनवाने जाते हैं। नाई दाढ़ी बना रहा होता है, उसी समय उसकी दुकान के बाहर एक लकड़ी वाला आता है जिसका नाम लादूराम था। वह दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाते हैं, लकड़ी ले लो। लकड़ी आवाज सुनकर नाई का ध्यान उस आवाज की ओर चला जाता है और गलती से वह दरबारी की आधी मूंछ काट देता है। इससे दरबारी को बहुत गुस्सा होता है और नाई को दरबारी की पूरी मूंछें काटनी पड़ती हैं। नाई सोचता है कि लकड़ी वाले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह बाहर आता है और लादूराम से उसके गधे पर पड़ी सारी लकड़ियों का भाव पूछता है। लादूराम कहता है, आपको जो सही लगे वह दे दीजिए, और अंत में सभी लकड़ियों के लिए 5 अशर्फियां देना तय होता है। नाई कहता है, मुझे गधे पर पड़ी सारी लकड़ियां चाहिए, जिसमें कि गधा गाड़ी की लकड़ी भी सम्मिलित है। लकड़ी वाला कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस गाड़ी पर तो मैं अन्य लकड़ियां रखता हूँ, इसे मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? नाई कहता है, मैंने गधे पर पड़ी सभी लकड़ियों का मूल्य पूछा था और तुमने इसके पैसे भी ले लिए हैं, अब तो तुम्हें इसे देना ही पड़ेगा। बहुत विनती करने के बाद भी जब नाई नहीं माना तो लादूराम को उसे गाड़ी सहित सारी लकड़ियां देनी पड़ी और वह गधा लेकर अपने साथ रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो वह बहुत दुखी था। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें बीरबल से जाकर मिलना चाहिए, वह सभी के साथ न्याय करते हैं। लादूराम बीरबल के पास गया और उसने सारी बात उन्हें बताई। बीरबल ने लकड़ी वाले को एक तरकीब बताई। उस तरकीब के अनुसार लादूराम फिर से उस नाई के पास गया और जोर जोर से चिल्लाया,
फिर से उसकी आवाज सुनकर नाई ने अकबर के दरबारी की आधी मूंछ काट दी और इस बार वह दरबारी और गुस्सा हो गया। नाई अपनी दुकान से बाहर आया और लकड़ी वाले से बोला, अब क्या लेने आए हो? लादूराम कहता है, मुझे अपने दोस्त की दाढ़ी आपसे बनवानी है। नाई कहता है, तुम कोई शहंशाह हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? लादूराम कहता है, मेरे मित्र की संगत बहुत ही अच्छी है। उसकी संगत में रहने से मेरे भी दिन बदल गए। पहले मैं बहुत गरीब था और अब मेरा अच्छे से गुजर बसर हो जाता है। यह बात सुनकर नाई भी लालच में आ गया और उसने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे मित्र की दाढ़ी बना दूंगा। और फिर लादूराम ने उसे पैसे भी दे दिए। अगले दिन जब नाई और लादूराम मिले तब नाई ने पूछा, बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है? तब लकड़ी वाले ने अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, वही है मेरा दोस्त। नाई कहता है, तुम बेवकूफ हो, भला गधा तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है? लकड़ी वाला कहता है, यही मेरा मित्र है और तुम्हें इसी की दाढ़ी बनानी है। इसी बात पर दोनों झगड़ने लग जाते हैं और मामला दरबार तक पहुंच जाता है। वे दोनों शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, जहां पनाह, हमारी एक समस्या है जिसे आप ही सुलझा सकते हैं। शहंशाह बीरबल को आदेश देते हैं, इनकी बात सुनी जाए और उचित समाधान निकाला जाए। लकड़ी वाला बीरबल को बताता है कि यह नाई उसके मित्र की दाढ़ी बनाने से इनकार कर रहा है। नाई कहता है, भला कोई गधा किसी आदमी का मित्र कैसे हो सकता है? बीरबल कहते हैं, इंसान का मित्र है तो कोई भी हो सकता है जो कि उसकी विपत्ति में काम आए। तभी नाई कहता है, लेकिन इस लकड़ी वाले ने मुझे पहले नहीं बताया था कि इसका मित्र एक गधा है। बीरबल कहते हैं, मित्र तो मित्र होता है, वह तो कोई भी हो सकता है, चाहे वह एक आदमी हो या फिर एक पशु। नाई कहता है, यह तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बीरबल कहते हैं, जब एक गधा गाड़ी की लकड़ी जलाने की लकड़ी में गिनी जा सकती है तो एक गधा भी इंसान का मित्र हो सकता है। यह सुनकर नाई लादूराम और बीरबल की योजना को समझ गया और उसने कहा कि मैं लादूराम को वह गाड़ी लौटने आने को तैयार हूँ, मैंने उसे अभी तक नहीं जलाया है। बीरबल कहते हैं, वह तो तुम्हें लौटानी ही होगी, लेकिन उससे पहले इसके मित्र की दाढ़ी बनानी होगी। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे और नाई का मुंह छोटा सा। आप सभी बीरबल की महानता से परिचित तो होंगे। शासनकाल बीरबल की वैधानिक मान्यता थी अकबर, लेकिन अकबर के बहनोई को बहुत जलन हुई थी। अकबर की बहनोई ने बादशाह बीरबल की जगह पर सरदार को नियुक्त करने की बात कही थी। उन्होंने प्रमाणित किया कि वे बीरबल की तुलना में अधिक कुशल और सक्षम साबित होंगे। इससे पहले कि अकबर इस मामले पर कोई निर्णय न ले सके, यह खबर बीरबल तक पहुंच गई। बीरबल ने यह बात छोड़ दी और चल दिए। अकबर के बहनोई को बीरबल के स्थान पर मंत्री बनाया गया। अकबर ने नए मंत्री का परीक्षण लेने की सोची। उसने अपनी बहन को 300 सोने के सिक्के दिए और कहा, इन सोने के सिक्कों का इतना खर्च करो जैसे मुझे इस जीवन में 100 सोने के सिक्के का फल मिले, अन्य 100 सोने के सिक्के का फल अगले जन्म में मिले और बचे हुए सोने के सिक्के का फल कुछ भी न मिले। मंत्री को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने इसका समाधान कैसे निकाला। वह पूरी तरह से निराश हो गई थी। वह रात भर उसी के बारे में सोचती रही। वह रात भर सो सका। वह सोच रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा। आखिरकार अपनी पत्नी की सलाह पर उसे बीरबल से मदद की छूट मिली। बीरबल ने कहा, तुम मुझे सोने के सिक्के दो, मैं बाकी काम संभाल लूंगा। बीरबल के हाथ में सोने के कीमती पत्थर की दुकान शहर की सड़कों पर चल पड़ी। उन्होंने एक अमीर व्यापारी को अपने बेटे की शादी का जश्न मनाते हुए देखा।
बीरबल ने उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं, शास्त्र और दस्तावेज में कहा। बादशाह अकबर ने आपको अपने बेटे की शादी के लिए बधाई और आशीर्वाद भेजा है। कृपया उनके द्वारा भेजे गए उपहारों को स्वीकार करें। व्यापारियों ने आपको सम्मानित महसूस किया है कि राजा ने इस तरह के अनमोल उपहार एक विशेष दूत के साथ भेजे हैं। उस अमीर व्यापारियों ने बीरबल को प्रतिष्ठित किया और उन्हें राजा के रूप में बड़ी संख्या में उपहार और सोने के सिक्के से भरा थैला दिया। इसके बाद बीरबल शहर के उस क्षेत्र में जहां गरीब लोग रहते थे, वहां उन्होंने सोने के 100 के बदले में भोजन और वस्त्र और उन्हें सम्राट के नाम पर बांट दिया। जब वह शहर वापस आया तो उसने संगीत और नृत्य का एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसने उस पर 100 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च कर दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में जाकर घोषणा की कि उसने वही किया है जो राजा ने अपनी बहन से करने को कहा था। सम्राट चाहता था कि उसने यह कैसे किया। बीरबल ने सभी घटनाओं के रहस्यों को दर्शाया और फिर कहा, मैं अपने बेटे की शादी के लिए एक अमीर व्यापारी बन गया। जिसने पैसा कमाया उसका फल तुम्हें यही मिल गया। मैंने गरीबों के लिए भोजन और कपड़ों के लिए जो पैसे खर्च किए उसे दुनिया भर में यानी दूसरे जन्म में पैसा मिलेगा, और जो पैसा मैंने संगीत समारोह में खर्च किया उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अकबर के बहनोई को अपनी सहजता का एहसास हुआ और उन्होंने पद छोड़ दिया। बीरबल को अपना स्थान वापस मिल गया। सीख, आप दोस्तों पर जो भी पैसा खर्च होता है वह किसी न किसी रूप में आपके पास जाता है। जो धन आप दान करते हैं वह भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिलता है। जो धन सुखों पर खर्च होता है वह किसी भी रूप में वापस नहीं आता है, इसलिए धन को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। बीरबल महीनों से बीमार थे। दरबार में वह नहीं आ रहे थे। शहंशाह अकबर से जब बीरबल को देखे बिना नहीं रहा गया तो वह 2 सैनिकों के साथ उनके घर पहुंच गया। अपने घर पर अकबर को देखकर बीरबल का बीमार चेहरा खुल गया। अकबर ने अपने स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा, जैसे बीरबल टॉयलर की ओर दौड़ पड़े। बीरबल के जाते ही अकबर के मन में विचार आया कि क्यों न बीरबल के बुद्धि बल की परीक्षा ली जाए। बीमारी की समस्या देखें, बीरबल का दिमाग मंदिर में या कुछ बदलाव आया है। यह विचार आते ही शहंशाह ने अपनी सेना से कहा, बीरबल की चारपाई के चारों ओर पायों के नीचे कागज के 4 टुकड़े रख दो। रॉय ने अगले पल ही शहंशाह के हुक्म का पीछा किया और कुछ दूरी पर प्रतिस्पर्धी हो गए। तीसरे में बीरबल शौचालय से चले गए और चारपाई पर लेट गए, लेकिन वह अगले ही सिर काउंट चारपाई के चारों ओर देखने लगा। बादशाह अकबर ने अपनी बातों में उलझाकर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीरबल का ध्यान इधर उधर भटकता ही रहता है। बादशाह ने बीरबल के मन की बात सुनकर एक प्रश्न पूछा, क्या बात है बीरबल? बीरबल का ध्यान हमारी बातों में नहीं लग रहा है। बीरबल बोले, हुजूर, मुझे पता है कि कमरे में ऐसा क्यों बदलाव आया है। यह केवल निरपेक्ष भाव है बीरबल, कमरे में कहीं भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। बादशाह, यह शैतान शांत हो गया। नहीं जहांपना, या तो मेरे घर की रसोई कागज भर जमीन के नीचे चली गई है या मेरी चारपाई एक कागज की गहराई में डूब गई है। बीरबल की बातें सुनकर शहंशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम बीमार हो और ऐसे दिमाग में कुछ ना कुछ उल-जलूल विचार आ ही गया है। शहंशाह ने बीरबल से विशेष इच्छा व्यक्त की, लेकिन चतुर बीरबल सब समझ गए और बोले, हुजूर, यह मेरे मन का भ्रम नहीं है। मैं बीमार हूँ लेकिन मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। शहंशाह बीरबल को दिमागी रूप से स्वस्थ देखकर बहुत खुशी हुई और बोले, बीरबल, हम बीमारी को लेकर बहुत चिंतित थे,
लेकिन तलवार और धनु बुद्धि को देखकर अब मेरी चिंता दूर हो गई। फिर बादशाह ने हंसते हंसते या बताया कि हाँ, तार चारपाई में एक कागज नीचे हो गया है, क्योंकि बुद्धि को जांचने के लिए हमने पायों के नीचे कागज के टुकड़े रखवाए हैं। यह जादूगर शहंशाह अपने शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करके फिर अपने महल में लौट आया। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियां देता हूं, लेकिन ये छड़ियां जादुई हैं। जब ये किसी चोर के पास होती हैं तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती हैं। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियां लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही घने चुराए हैं। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियां नहीं थी, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की हीरे की अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने उसे काफी तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। उन्होंने इस बात का जिक्र बीरबल से किया तो बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या आपको याद है कि आपने वह अंगूठी कहाँ उतारी थी? कुछ देर सोचने के बाद अकबर ने जवाब दिया, नहाने जाने के पहले मैंने वह अंगूठी उतारकर पलंग के पास रखे संदूक में रख दी थी। नहाकर आने के बाद मैंने देखा कि अंगूठी गायब है। हुजूर, तब तो हमें संदूक सहित इस पूरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेनी चाहिए। अंगूठी यहीं कहीं होगी। बीरबल बोला, लेकिन वह यहाँ नहीं है। मैंने सेवकों से कहकर संदूक तो क्या, कमरे के हर कोने को तलाशा पर अंगूठी कहीं नहीं मिली। अकबर ने कहा, तब तो आपकी अंगूठी गुमी नहीं है हुजूर, चोरी हुई है और चोर आपके सेवकों में से ही कोई एक है। आप इस कमरे की साफ-सफाई करने वाले सेवकों को बुलवाइए। अकबर ने सभी साफ-सफाई करने वाले सेवकों को बुलवा लिया। वे कुल 6 लोग थे। बीरबल ने उनसे अंगूठी के बारे में पूछा तो सबने अनभिज्ञता जाहिर की। तब बीरबल बोला, लगता है कि अंगूठी चोरी हो गई है। बादशाह सलामत ने अंगूठी संदूक में रखी थी, इसलिए अब संदूक ही बताएगा कि चोर कौन है। यह कहकर बीरबल संदूक के पास गया और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर सेवकों को संबोधित कर बोला, संदूक ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब चोर का बचना नामुमकिन है। जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है। ये सुनना था कि 6 सेवकों में से एक ने नजरें बचाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया। बीरबल की नजर ने उसे ऐसा करते देख लिया। उसने फौरन उस सेवक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उस सेवक ने सच उगलकर अपना दोष स्वीकार कर लिया। बादशाह को बीरबल की अक्लमंदी से अपनी अंगूठी वापस मिल गई। बीरबल बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार थे।
दरबार में कई ऐसे दरबार थे जो ये पद पाते थे लालसा रखे हुए थे। इसलिए सदा बीरबल को नीचा दिखाना या अपनी अक्लमंदी साबित करने का प्रयास करना था। एक दिन कुछ दरबारी लगे अकबर के पास पहुंचे और देखकर बोले, जहांपना, हम में से कई दरबारी बीरबल से कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन आपने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया है। हम चाहते हैं कि आप भी हमें अपना मुख्य सलाहकार बनने का मौका दें। अकबर बोले, ठीक है, मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षण में सफल होगा उसे मैं बीरबल की जगह अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लूंगा। सारी दुआएं खुशी खुशी राजी हो गईं। अकबर ने अपने कमर में कपड़े उतारे और जमीन पर उतार दिए। फिर दरबारियों ने कहा, इस कपड़े से मुझे सिर के लेकर पैर तक बढ़ाओ। लंबाई की लंबाई मात्रा कमर से लेकर पैर तक की थी। दरबारियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अकबर को वह कपड़े सिर से लेकर पैर तक ढलने में असफल रहे। आखिरकार सबने हार मान ली। सर्वमान्य हार के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम यह क्या करके दिखा सकते हो? बीरबल सामने आए और अकबर के पास खड़े हो गए। फिर बोला, जहांपना, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने बेटे को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ लें। अकबर ने आदर्श ही बनाया। उसके बाद बीरबल ने वह कपड़ा अकबर को सिर से लेकर पैर तक ढक दिया। सारे दरबार अवाक रह गए। अकबर ने उठाया और कहा, अब वो सामने आए जो शहीद हुआ वह मुख्य सलाहकार पद के योग्य नहीं है। प्रश्न देखकर सभी दरबारियों ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। फिर कभी किसी ने अकबर के मुख्य सलाहकार बनने के बारे में नहीं सोचा। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब भी मन करता वह निकलकर शिकार करता और कई शिकार कर अपना शौक पूरा करता था। बीरबल को निरीह मुख्तार द्वारा इस प्रकार की हत्या करना प्रतीत नहीं होता, लेकिन सेवक होने के नाते वह सीधे सीधे अकबर को कुछ भी नहीं पता था। एक दिन जब अकबर शिकार पर निकला तो बीरबल को अपने साथ ले गए। बीरबल अफसर की तलाश में था कि किसी तरह अपनी बात बादशाह के सामने रख सके। अपने अपने घोड़ों पर बैठे जब वे जंगल पहुंचे तो वहां एक पेड़ पर उन्हें दो उल्लू दिखाई दिए जो जोर जोर से चिल्लाकर विन में लड़ रहे थे। यह देखकर अकबर को स्टार और दिलचस्प दोनों बनी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं? ये इतने जोर जोर से क्यों लड़ रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, ये दोनों डेट्स की रकम तय कर रहे हैं। पहला प्रिय का पिता है। वो कह रहा है कि उसे 40 जंगल में बिना किसी जानवर के। उल्लू दूसरी दुल्हन का पिता है। वो प्रिय के पिता से कह रहा है कि अभी भी वो शराबी में केवल 20 साल के जंगल की ही व्यवस्था कर सकता है। प्रिय का पिता मान नहीं रह रहा है, इसलिए दोनों झगड़ रहे हैं। इस बीच एक उल्लू जोर से चिल्लाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब ये क्या कह रहा है? बीरबल बोले, हुजूर, अब इस प्यारे के पिता से यह कहा जा रहा है कि यदि तुम 6 माह प्रतीक्षा करो तो मैं किसी जानवर के निवास के बिना 40 जंगल में घूमता हूं। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। बीरबल अकबर को समझाना चाहता था कि इस तरह का शिकार मत करो। अगर आप ही जानवर मारे जा रहे हैं तो जंगल में जानवर बचाएंगे ही नहीं। एक दिन अकबर को पान की तालब हुई। उन्होंने अपने खास पान वाले को बुलाया और अपने पान पेश करने को कहा। पान वाले ने बिना देर किए पान बनाया और उसे अकबर को दे दिया। अकबर ने खाना पकाने का खाना बनाया। फिर पान वाले से बोले, जाओ आधा किलो खाना लेकर आओ। पान वाला इंस्टेंट स्टोर की ओर
जिस रास्ते से वह उसी दुकान की ओर जा रहा था, जिस रास्ते से बीरबल महल की ओर आ रहा था। उसने पान वाले को जल्दी जल्दी जहां जाकर देखा तो पूछा, कहो भाई, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? पान वाले ने बीरबल के बारे में पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद बीरबल बोला, ठीक है भाई, तुम दुकान से लैपटॉप खरीद लो, लेकिन एक बात ध्यान रखें, खराब सलामत के पास जाने के पहले सारा घी पीकर जाना। पान वाले को बीरबल को ये बात समझ नहीं आई। बीरबल ने उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, हैरान मत हो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मैं भी राजमहल पहुंच रहा हूं, यहाँ की सीमा पूरी बात बताओ। पानवाला बीरबल के कहे अनुसार सारा घी पीकर अकबर के पास वहां पहुंचकर उसने आधा किलो कॉलोनियां सामने पेश की। अकबर ने पानवाले को ऑर्डर दिया, ये पूरा स्टॉक अभी हमारा सामने खाना होगा। अकबर के आदेश का पालन करते हुए पानवाले ने पूरा चर्च खा लिया। के बाद जब भी वह सही सलामत अकबर के सामने खड़ा हुआ तो अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, इतना सारा नमक खाने के बाद भी आप सही सलामत कैसे हो? तब पानवाले ने बताया कि वह सारा घी पीकर आया है और ऐसा है बीरबल का दर्शन। अकबर बोलने बीरबल की ओर देखा तो बीरबल ने कहा, जब मुझे पान वाले ने बताया कि पान खाने के बाद तुमने बिना कुछ कहे उसे आधा किला कहा है, तो मुझे शक हुआ कि गलती से उसने पान में ज्यादा मात्रा में कोयला डाल दिया होगा और तुम्हारे मुंह में छल हो गया होगा। सबक सिखाने के लिए आपने उसे इतना बड़ा सिलिकॉन लाने के लिए कहा होगा। हुजूर, इतने सारे मसाले खाने के बाद प्लास्टिकरा पान वाला जान से जाए। गलत समझा गया, इतनी बड़ी सजा का उल्लेख ये नहीं था, इसलिए मैंने चूने का असर कम करने के लिए इससे घी पीकर आपके सामने हाजिर होने को कहा था। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर हुए खुश और पानवाले को अगली बार ऐसी गलती न करने के लिए आगाह कर दिया। एक बार अकबर अपने एक दरबारी से इतना क्रोधित हो गए कि उसे दरबार से निकालते हुए बोले, तुम मुझे दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। वह व्यक्ति बीरबल के पास मदद के लिए गया। उस दरबारी के घर पर परेशानी थी, उसकी पत्नी और मां दोनों बीमार थे। बीरबल ने उसकी मदद करने की सोची। कुछ दिन बाद अकबर बहुत परेशान थे और कोई भी उन्हें खुश नहीं कर पा रहा था। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया जिसने एक मुखौटा पहना था। जो भी उसे देखता अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाता। जब अकबर आए और देखा कि पूरा दरबार उस खामोशी से बाहर आ चुका तो वह और दुखी हो गए। उन्होंने जानना चाहा कि यहाँ क्या हो रहा है। मुखौटा पहने वह व्यक्ति अकबर के सामने आया तो अकबर भी हंसे बिना नहीं रह सके। अकबर उस व्यक्ति से बोले, अपना मुखौटा हटाओ और हम तुम्हें इनाम देंगे। मुखौटे वाला व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मैं इसे नहीं उतार सकता। मैं वही दरबारी हूं जिसे आपने अपना चेहरा कभी न दिखाने की आज्ञा दी थी, इसलिए मैं यह मुखौटा पहनकर आया हूं। अकबर को तुरंत समझ आ गया कि यह तरीका बीरबल का बताया हुआ है और उन्होंने दरबारी पर लगाई रोक हटा दी। इस कहानी से शिक्षा, जहां पर कोई चीज काम नहीं आती वहां कई बार मजाक काम कर जाता है, और जब मालिक अपने सेवकों से निरर्थक बातें करता है तो सेवक अपनी नौकरी, अपनी जान बचाने के लिए हंसी की बातों का सहारा लेते हैं। इसलिए जब कुछ काम न करे तो थोड़ा बहुत मजाक का सहारा लेना चाहिए।